हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक और मस्त होंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी अनलॉक 3.0 के बारे में। अनलॉक 3.0 में गवर्नमेंट द्वारा क्या गाइडलाइंस जारी की गई, क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं रुचि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने एजुकेशनल चैनल एनालिटिक रेजुलेशंस में। आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा रिलीज़ किया गया ऑर्डर है। इस ऑर्डर में बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन और आउटसाइड एरियाज़ में क्या छूट मिलेगी और क्या नहीं मिलेगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 द्वारा एम्पावर किया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाया जा रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि हमारे नॉर्मल जोन्स में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। According these guidelines, school, colleges, educational, coaching institute और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लोज रहेंगे 31 अगस्त 2020 तक। और इनमें डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग को एनकरेज किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर, बार्स और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और सिमिलर प्लेसेस ये सभी बंद रहेंगे। हाँ, योगा इंस्टीट्यूशन और जिम इनको 5 अगस्त के बाद खोलने का ऑर्डर पास किया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा जारी किए गए हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए खोले जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा इंटरनेशनल एयर ट्रैवलिंग में लिमिटेड पैसेंजर्स को जाने की अनुमति मिली। हमारी मेट्रोज बंद रहेंगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल और रिलीजियस फंक्शंस जहां तक हो आप अवॉइड करें और ये बंद रहेंगी। फ्रेंड्स, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। देखते हैं इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारे सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं। इंडिपेंडेंस डे फंक्शन नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजनल, म्यूनसिपल एंड पंचायत लेवल या घर पे सेलिब्रेट करना अलाउ किया गया है, लेकिन इन फंक्शंस में सोशल डिस्टेंसिंग और सभी तरह के हेल्थ प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं, जैसे मास्क पहनना और सैनिटाइजिंग यूज़ करना। फ्रेंड्स, ये जो नई गाइडलाइंस जारी हुई है, इसके अकॉर्डिंग लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में ही रहेगा, वो 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ट्रांसमिशन की चेन को इफेक्टिवली तोड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा कंटेनमेंट जोन्स का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन्स में ओनली इसेंशियल सर्विसेज ही अलाउड होंगे, कोई भी इन और आउट मूवमेंट लोगों का अलाउ नहीं किया जाएगा। सभी ज़रूरत का सामान जो ज़रूरी लोगों के द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे। इसमें ज़रूरत पड़ने पर कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और क्लिनिकल इंस्ट्रक्शंस भी किए जाएंगे। सभी एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, और सभी कंटेनमेंट जोन्स में गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन को भी पहचान करने के निर्देशित किया गया है, जहां पे न्यू केसेस आने के सबसे ज़्यादा डाउट होते हैं। इस जोन में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ नेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पॉइंट नंबर 5 में ये बताया गया है कि सिचुएशन के बेसिस पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी कुछ आउटसाइड आने जाने वाली एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इसे नेसेसरी माना जाता है।
पॉइंट नंबर 6 में यात्री ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों द्वारा आवाजाही, घरेलू हवाई यात्रा या विदेश के बाहर भारतीय राष्ट्रीय मानक और विदेश यात्रा के लिए स्पेसिफाइड पर्सन्स की आवाजाही, विदेशी नागरिकों की निकासी, इन साइन ऑन और साइन ऑफ करने वाले सभी इंडियन सीकर्स को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है कि जो भी लोग 65 साल से ऊपर हैं और जो अगर किसी रोग से ग्रसित हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो बच्चे 10 साल से कम के हैं, इन लोगों को घर पे रहने की एडवाइजरी जारी की गई है हेल्थ और इसेंशियल पर्पस के कारण। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 8 में क्या है। पॉइंट नंबर 8 में बताया आरोग्य सेतु के इस्तेमाल के लिए बताया गया है, जिसके थ्रू हम पोटेंशियल रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या हमारे इंडिविजुअल और पूरे कम्युनिटी के लिए एक शील्ड जैसा वर्क करता है। हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए सभी ऑफिसेस और वर्क प्लेसेस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ को अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने के लिए निर्देशित किया गया है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने प्रत्येक पर्सन्स को आरोग्य सेतु इंस्टॉल करने के लिए आग्रह किया हुआ है, जिससे और फ़ोन में आरोग्य सेतु पर अपनी हेल्थ स्टेटस को रेगुलरली अपडेट करने के लिए कहा गया है, जिससे टाइमली आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके और इंडिविजुअल को रिस्क होने पे बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट किसी भी हालत में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर में जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया है वो डाइल्यूट नहीं कर सकता है। सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को स्ट्रिक्टली इन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया गया है। साथ ही साथ पॉइंट नंबर 10 में बताया गया है कि इस एक्ट के अंदर जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो उस पर किस तरह की लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं और किस सेक्शन 51 से 60 के बीच में कई सारे सेक्शंस आते हैं जिनके थ्रू हम लीगल एक्शंस ले सकते हैं। सेक्शन 51 से 60 के बीच में क्या क्या है वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। दोस्तों, कोविड-19 की बीमारी से जूझने के लिए कुछ नेशनल डायरेक्टिव्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जैसे कि फेस कवरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, गैदरिंग को अवॉइड करना, किसी पब्लिक प्लेस पर थूकने से मना करना और किसी पब्लिक प्लेस पर लिकर, पान, गुटखा, तम्बाकू इन सब का सेवन ना करना। वैसे फ्रेंड्स, ये नॉर्मली भी गलत बात है, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं या वर्क प्लेस पे जाएं या किसी से मिलें या कोई ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आप फेस मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो आप गैदरिंग से दूर रहें। और फ्रेंड्स, शादियों का सीज़न आने वाला है और नॉर्मली सबकी शादियाँ नवंबर दिसंबर में पड़ने वाली हैं। सो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी किए हुए हैं, उसमें 50 लोगों से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं और किसी का अंतिम संस्कार हो उसमें 20 लोगों से ज़्यादा लोगों को अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी वर्क प्लेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल डायरेक्टिव्स भी जारी किए हैं, ज़रा आप हम लोग उनको भी देख लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम। फ्रेंड्स, इस समय वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा प्रेफर करना ही सही रहेगा। स्ट्रगल ऑफ वर्क बिजनेस आवर विल बी फॉलोड इन ऑफिसेज। स्क्रीनिंग और हाइजीनिंग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और वर्क प्लेसेस का सैनिटाइजिंग इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सोशल डिस्टेंसिंग। किसी भी वर्क प्लेस पे ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग है कि नहीं, वर्कर्स के बीच में, उनके शिफ्ट के बीच में कुछ गैप होना चाहिए जिससे वो फ्रीक्वेंट सैनिटाइजिंग हो सके और उनको लंच ब्रेक सभी स्टाफ को प्रॉपर में देना चाहिए जिससे वो सेफली अपना लंच वगैरह कर सकें। आइए अब हम जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और उनके वायलेशंस पर हमारे ऊपर कौन कौन सी धाराएं और क्या सज़ा मिल सकती है।
सो फ्रेंड, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 के तहत जो कोई भी आपदा से निपटने के सरकारी आदेश को मानने से इनकार करेगा या सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों के काम में बाधा पैदा करेगा, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इस केस में 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन अगर किसी आदमी के ऐसा करने से किसी को खतरा होता है तो या किसी की जान जाती है तो ये सज़ा 2 साल की भी हो सकती है। अब बारी है सेक्शन 52 की। सेक्शन 52 है गलत दावा करना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 के तहत अगर कोई भी आदमी गलत दावा करके सरकार से किसी भी तरह का आपदा लाभ, राहत, मदद वगैरह लेता है और उसे ये पता है कि वह झूठा दावा कर रहा है तो उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 52 के तहत केस दर्ज किया जाएगा, जिसमें 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब बारी है सेक्शन 53 की। सेक्शन 53 है पैसा या सामान का गबन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 53 के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो सकती है जो आपदा के समय लोगों की सहायता के लिए मुहैया कराए जाने वाले पैसे या सामान की हेराफेरी करते हैं या उसे गबन करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 53 के तहत केस दर्ज करके 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अब बारी है सेक्शन 54 की, झूठी सूचना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 54 के तहत झूठी सूचना देने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे लोग जो इस आपदा के बारे में झूठी खबरें, फेक न्यूज़, बेबुनियाद बातें या गलत वीडियोस बना के लोगों में पैनिक करते हैं तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक्ट 54 के तहत केस दर्ज होगा और उन्हें 1 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 55 के अंतर्गत आता है सरकारी विभागों के जुर्म। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 55 के तहत सरकारी विभागों में जुर्म पर एक्शन लिया जाता है। इस सेक्शन के तहत किसी विभाग की गलती के लिए विभाग का प्रमुख जवाबदेह माना जाएगा। अगर किसी और कर्मचारी ने गलती की भी होगी तो वो डिपार्टमेंट के हेड की जानकारी में ना हो तो ही वो बच पाएगा। उस सूरत में जांच में दोषी पाया जाने वाला कर्मचारी पर कार्रवाई होगी। सेक्शन 56 भी सेक्शन 55 का एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसमें सरकारी अधिकारी की नाकामी और जुर्म का विवरण है। इस एक्ट के तहत उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है जो आपदा के समय दी गई जवाबदेही से भागें या बिना इजाज़त उसे पूरा ना करें। इस केस में 1 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 57 के तहत आपदा के समय सरकारी आदेश पर कोई सेवा ना देने पर केस होता है। इसमें 1 साल तक का जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। हमारा सेक्शन 58 है कंपनियों के जुर्म। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 58 के तहत आपदा नियमों की अनदेखी और उनका उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा सकती है। अब बारी है सेक्शन 59 की, मुकदमे के पूर्व की मंजूरी। फ्रेंड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 59 में ये साफ किया गया है कि सेक्शन 55 और सेक्शन 56 यानी सरकारी विभागों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब बारी है हमारे आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 60 की, जिसमें आता है जुर्म का संज्ञान। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 60 में ये साफ किया गया है कि हाई कोर्ट की कोर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज केसों को संज्ञान में तभी लेगी जब वो मुकदमा सरकार या प्रशासन के द्वारा दर्ज कराया गया हो। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई डिज़ास्टर होता है तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है एक कम्युनिटी पे पड़ता है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल पर। इसलिए ये मुकदमा तभी संज्ञान में लिया जाता है जब इसको सरकार के थ्रू दर्ज कराया जाता हो। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ सेक्शंस और हैं, जैसे सेक्शन 269 और 270। इसको हम देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 269 तब लगती है जब कोई लापरवाही का ऐसा काम करे जिससे जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी का इन्फेक्शन फैल सकता हो, तो इसके तहत 6 महीने की सज़ा हो सकती है और जुर्म
लग सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आईपीसी की धारा 270 तब लगती है जब ऐसा कोई घातक काम किया जाए जिससे जीवन को खतरे में डालने वाली बीमारी का इन्फेक्शन फैल सकता हो। इसके तहत 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ और आप थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।